नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 10 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब आज हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। क्लास 9 की किताब में हमने डेमोक्रेसी के बारे में देखा। हमने ये समझा डेमोक्रेसी में पावर जो है 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो अगले 2 चैप्टर्स में हम आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। हम 2 एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे, एक बेल्जियम का, दूसरा श्रीलंका का। ये दोनों स्टोरीज पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा हाउ डेमोक्रेसी हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी किस तरह पावर शेयरिंग की जो डिमांड है उसे हैंडल करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बेल्जियम की कहानी। बेल्जियम यूरोप में छोटी सी एक कंट्री है। हमारा जो हरियाणा स्टेट है उससे एरिया में छोटा है। बेल्जियम का जो बॉर्डर्स है नेदरलैंड्स, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस जैसे कंट्री से मिलते हैं। और बेल्जियम का टोटल पॉपुलेशन देखिए, लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा का जो पॉपुलेशन है दोस्तों उससे आता है बेल्जियम का पॉपुलेशन। पर बेल्जियम पॉपुलेशन का जो एथनिक कंपोजिशन है ना वो काफी कॉम्प्लेक्स है। कंट्री का टोटल पॉपुलेशन में 59% जो है फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। अनदर 40% पीपल जो है वलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% जो है जर्मन बोलते हैं। और बेल्जियम का कैपिटल ब्रसल्स में देखिए 80% लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं, वाइल 20% जो है डच बोलते हैं। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल बेल्जियम में अगर आप देखोगे 59% लोग जो है डच बोलते हैं और 40% फ्रेंच बोलते हैं। पर बेल्जियम का कैपिटल ब्रसल सिटी में देखिए 80% जो है फ्रेंच बोलते हैं, वाइल 20% जो है डच बोलते हैं। मतलब केवल ब्रसल्स में फ्रेंच की मेजोरिटी है, पूरे बेल्जियम में डच की मेजोरिटी है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब देखिए प्रॉब्लम इधर आता है, बेल्जियम में भले डच स्पीकिंग पीपल ज्यादा है, मेजोरिटी है, फिर भी फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है वो रिच है, वो पावरफुल है। एंड दिस वाज रिप्रेजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी who got the benefit of economic development and education much later। आप देखिए ऑब्वियस ही बात है डच स्पीकिंग कम्युनिटी को ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन बहुत पहले से मिला, पर डच वालों को ये बहुत बाद में मिला। एंड दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। देखिए इस तरह जब प्रॉब्लम्स आते हैं तब ऑब्वियस ही बात है दोनों के बीच में थोड़ा बहुत टेंशंस होगा। तो वही हुआ 1950s एंड 60s में डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच में। द टेंशन बिटवीन द 2 कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रसल्स। देखिए पूरे बेल्जियम से ज्यादा बेल्जियम का कैपिटल ब्रसल सिटी में ये जो टेंशन है ज्यादा हो रहा था। ब्रसल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग कॉन्स्टिट्यूटेड ए मेजॉरिटी इन द कंट्री बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ये मैंने आपको इधर बताया था, ठीक है। पूरे बेल्जियम की बात नहीं है, बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री श्रीलंका। अब देखिए बेल्जियम की बात होल्ड में रखिए, अब हम बात करेंगे श्रीलंका का। आप सबको पता है श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। हमारा सथेन कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से केवल 30-40 किलोमीटर दूरी पर है श्रीलंका। श्रीलंका का पॉपुलेशन इज अबाउट 2 करोड़ है। हमारा जो हरियाणा स्टेट का पॉपुलेशन है लगभग वही है श्रीलंका का भी पॉपुलेशन। एंड लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशियन रीजन, श्रीलंका हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन। देखिए साउथ एशियन रीजन में जितने कंट्रीज है ना दोस्तों, उधर आपको पॉपुलेशन में ज्यादातर डाइवर्सिटी मिलेगा। तो श्रीलंका की बात भी अलग नहीं है। श्रीलंका में 74% जो है सिंहला स्पीकर्स है एंड 18% जो है तमिल स्पीकर। अब तमिल्स में भी 2 सब ग्रुप्स है। जो तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री है, जो श्रीलंका से ही बिलोंग करते हैं, उन्हें श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं, वो केवल 13% है। बाकी जितने हैं whose forefathers came from India's plantation workers। देखिए आप सबको पता है कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिशर्स अलग अलग कंट्रीज में प्लांटेशंस में काम करवाने के लिए लोगों को लेके जाते थे। तो इंडिया के सथेन साइड से भी काफी सारे लोगों को श्रीलंका में लेके गए थे टी एंड कॉफी प्लांटेशंस में काम करवाने के लिए। एंड श्रीलंका इज वेरी फेमस फॉर टी प्लांटेशंस दैट यू नो। अब उनमें से कुछ लोग उधर ही सेटल हुए थे। अब इनके जो सक्सेसेस है ना वो है इंडियन तमिल्स। इनके पॉपुलेशन ज्यादा है, मतलब तमिल पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा इंडियन तमिल्स है, केवल 13% श्रीलंकन तमिल्स है, ठीक है। अब देखिए तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। अगर आप श्रीलंकन मैप देखोगे ना दोस्तों, तो श्रीलंका का नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन में तमिल्स concentrated है। Most of the Sinhala speaking people are Buddhist, while most of the Tamils are Hindus or Muslims. Important point. 74% है Sinhala speakers। अब most of the Sinhala speakers जो है बुद्धिज्म फॉलो करते हैं और तमिल्स जो है हिंदुइज्म या इस्लाम फॉलो करते हैं। There are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhala। अब देखिए और एक
रिलीजन आ गया क्रिश्चियंस, वो भी है 7%। एंड अब आप इमेजिन कीजिए ऐसे सिचुएशंस में एक एक कंट्री में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले बेल्जियम में डच कम्युनिटी की मेजोरिटी है, वो अपनी मेजोरिटी का फायदा उठाते हुए जितने फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है उन्हें बाहर कर सकता है, इससे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकता है। दूसरा, श्रीलंका में भी सिंहला कम्युनिटी जो है वो मेजोरिटी एंजॉय करते हैं, वो भी तमिल लोगों को उधर से बाहर कर सकता है। तो अब हम देखेंगे इन दो कंट्रीज में क्या क्या हुआ था एक्चुअली। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, देखिए श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला था 1948 को। इसके बाद जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट चुना गया उसमें भी सिंहला कम्युनिटी की मेजोरिटी थी। ऑब्वियस बात है क्योंकि उनका पॉपुलेशन 74% था, तो गवर्नमेंट में भी उनकी मेजोरिटी थी। अब आपको पता है डेमोक्रेसी में जब मेजोरिटी एंजॉय करते हैं तो जो चाहे वो कर सकता है, तो वही इन्होंने भी किया। इन्होंने अपना जो सुप्रीमेसी है उसका पूरा फायदा उठाया। उस गवर्नमेंट का जितने भी मेजर्स थे ना वो सारे मेजोरिटेरियन मेजर्स थे। 1956 में इन्होंने एक एक्ट पास किया जिसमें उन्होंने सिंहला को एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। मतलब देखिए 18% पॉपुलेशन तो तमिल थे, वो लोग तमिल लैंग्वेज बोलते थे, इसके बावजूद ओनली सिंहला को एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका करके डिक्लेयर किया। और जितने भी गवर्नमेंट्स पॉलिसीज वगैरह आया उसके बाद वो सारे सिंहला कम्युनिटीज को फेवर कर रहा था। टॉप यूनिवर्सिटी पोजीशंस, टॉप गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह ओनली सिंहला कम्युनिटी के लिए दे रहा था। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये तक लिख दिया दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, ओनली बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट एंड फोस्टर करने के लिए लिख दिया। मतलब देखिए जितने तमिल लोग थे उनके रिलीजन क्या क्या थे, हिंदुइज्म, इस्लाम, ये सब था। और एक माइनॉरिटी था क्रिश्चियंस, उनके बारे में भी कुछ नहीं बोला गया। ठीक है, अब ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग आफ्टर वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन एमंग द श्रीलंकन तमिल्स। देखिए कोई भी गवर्नमेंट जब इस तरह के मेजर्स अडॉप्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है जो माइनॉरिटी है इन्हें इनसिक्योरिटी फील होगा। तो वही हुआ श्रीलंकन तमिल्स के साथ भी। उन्हें ऐसा लग रहा था कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो बुद्धिस्ट सिंहला लीडर्स लीड करते हैं वो अपना लैंग्वेज एंड कल्चर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। एंड दे फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। श्रीलंका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट पॉलिसी से, वो सब श्रीलंकन तमिल्स को तो बिल्कुल फेवर नहीं कर रहा था, उनका वेलफेयर बिल्कुल देखा नहीं जा रहा था। ऊपर से उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था अगेंस्ट गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। एंड एज ए रिजल्ट रिलेशंस बिटवीन सिंहला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। तो ये गवर्नमेंट मेजर्स के कारण, बेसिकली श्रीलंकन तमिल्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज के कारण सिंहला पीपल और तमिल पीपल के अगेंस्ट एक राइवलरी शुरू हो गया, एनिमिटी शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल्स पार्टीज एंड स्ट्रगल्स लॉन्च किया। इनके अनेक डिमांड्स थे। सबसे पहला डिमांड ये था तमिल लैंग्वेज को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करना। दूसरा, रीजनल ऑटोनॉमी देना। रीजनल ऑटोनॉमी मतलब जहां तमिल मेजोरिटी है उधर के जो लीडर्स है वो तमिल के होने चाहिए और उनके लिए जो चीज डिसाइड करने का पावर उनको देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिंहलीस बुद्धिस्ट लीडर्स जो है उनके लिए कुछ कर तो नहीं रहा था, इसलिए तमिल लोगों को यह लगा हमारा जो रूलर्स है वो तमिल पॉपुलेशन से ही बिलोंग करना चाहिए। तो उस तरीके का एक रीजनल ऑटोनॉमी भी उन्होंने मांगा। फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। अब देखिए तमिल लोगों के जो डिमांड थे वो तो फेयर लग रहा है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जब माइनॉरिटी के अगेंस्ट इस तरह डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो वो इनसिक्योरिटी तो फील होगा ही होगा। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। तो इनकी जो डिमांड है, स्पेशली रीजनल ऑटोनॉमी का जो डिमांड था, उसे डिने किया गया। एंड बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वे फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम। देखिए तो ऑब्वियस ही बात है 1980s तक ये जो प्रोटेस्ट वगैरह थोड़ा और वाइड हो गया और अब तमिल को चाहिए था अलग सा एक स्टेट कॉल्ड तमिल एलम इन नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। इसके बाद दो कम्युनिटीज के बीच में जो डिस्टेंस था वो एक वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया एंड इट सून टर्न्ड इनटू ए सिविल वार। Thousands of people of both the communities मारे गए इस सिविल वार में। Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods। देखिए जब भी एक वार होता है, चाहे वो सिविल वार हो या फिर कोई इंटरनेशनल वार हो, लॉस ऑफ लाइफ तो होगा, किसी के लिए अच्छा तो नहीं होता है। तो इस सिविल वार में भी हजारों लोग मारे गए, हजारों लोगों को अपना देश छोड़ के दूसरे
देश में जाना पड़ा आज रेफ्यूजीज। श्रीलंका का जो एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, एजुकेशन था, हेल्थ था, वो सब बर्बाद हो गया। एंड द सिविल वॉर हैज कॉज्ड ए टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एंड इट एंडेड इन 2009। 2009 तक ये सिविल वॉर चला, बेसिकली सिंहलीस और तमिल पॉपुलेशन के बीच में। तो आपने श्रीलंका की कहानी सुना। श्रीलंका में पॉपुलेशन डाइवर्सिटी की वजह से या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी मेजोरिटी में होने से क्या क्या हुआ, सिविल वार तक हुआ। हजारों लोगों की जान चले गए, हजारों लोगों को देश छोड़ के जाना पड़ा। श्रीलंका का जो अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन था वो पूरा बर्बाद हो गया। 20 साल तक सिविल वार चला। अब हम बात करेंगे बेल्जियम का। बेल्जियम में भी तो एथनिक डाइवर्सिटी था, जैसे मैंने बोला फ्रेंच, डच एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ द बेल्जियन लीडर्स टुक ए डिफरेंट पाथ। दे रिकॉग्नाइज द एक्सिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। देखिए बेल्जियम में जो रीजनल डिफरेंसेस था ना, कल्चरल डाइवर्सिटीज था ना फ्रेंच एंड डच के बीच में, इसको इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। And between 1970 and 1993 they amended their constitution। 1970 and 1993 के बीच में इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को कम से कम 4 बार बदल दिया और ऐसे एक अरेंजमेंट वर्कआउट किया that would enable everyone to live together within the same country। सारे एथनिक पॉपुलेशन को शांति से देश में रहने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो सब उन्होंने किया। And the arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative। इनका जो अरेंजमेंट था ना वो एकदम अलग था, एकदम इनोवेटिव था। हम कुछ एलिमेंट्स देखेंगे बेल्जियन मॉडल का। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने मिनिस्टर्स हैं उसमें नंबर ऑफ डच एंड नंबर ऑफ फ्रेंच इक्वल होना चाहिए। एंड सम स्पेशल लॉ रिक्वेस्ट द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। कुछ लॉ पास होने के लिए ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप का सब मेजोरिटी चाहिए बेसिकली। एंड दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। कोई भी सिंगल कम्युनिटी चाहे वो फ्रेंच हो या डच हो वो एक डिसीजन यूनिलैटरली ले नहीं सकते, दोनों का सपोर्ट चाहिए। दूसरा, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितने पावर्स हैं उसमें से मैक्सिमम पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। एंड द स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से सबऑर्डिनेट नहीं है। जैसे हमारे देश में है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ा सा सबऑर्डिनेट है, पर बेल्जियम में ऐसा नहीं है। बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास मेजर पावर्स नहीं रखा, कुछ मेजर पावर्स जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दिया और स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वल लेवल का था। एंड ब्रसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था पूरा बेल्जियम का जो एथनिक डाइवर्सिटी था और बेल्जियम का कैपिटल ब्रसेल सिटी में जो एथनिक डाइवर्सिटी है उसमें फर्क था। मैंने आपको बोला था ना ब्रसेल में फ्रेंच की मेजोरिटी थी। अब देखिए इसलिए इन्होंने ब्रसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट चलाया जिसमें दोनों कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। जैसे कि द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आया आपको? समझ में आया होगा। देखिए बेल्जियम में पूरा देखोगे तो डच का मेजोरिटी था, अगर कैपिटल ब्रसेल सिटी में देखोगे उधर फ्रेंच का मेजोरिटी था। तो इन्होंने क्या किया, डच ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन माना था ना सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी मेजोरिटी होने के बावजूद, वैसे ब्रसेल्स में भी फ्रेंच की मेजोरिटी होने के बावजूद उन्होंने भी बोला इक्वल रिप्रेजेंटेशन चलेगा करके। नाउ अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। देखिए ये तो आप नया सुना होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा और एक गवर्नमेंट इन्होंने एस्टैब्लिश किया वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट कौन करता है? इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। मतलब एक एक लैंग्वेज कम्युनिटी अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेगा, लाइक डच, फ्रेंच, जर्मन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नो मैटर वेयर दे लिव, कहीं भी रहने तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकता है कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए। एंड ये जो गवर्नमेंट का पावर्स क्या है? ओनली कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। तो देखिए एथनिक डाइवर्सिटीज के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? लैंग्वेज का प्रॉब्लम आएगा, एजुकेशन का प्रॉब्लम आएगा, कल्चर का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इसी में डिफरेंसेस है। तो ये सारे इश्यूज को डिसाइड करने का पावर किसको दे दिया? कम्युनिटी गवर्नमेंट को दे दिया। ठीक है, अब देखिए आपको ये पूरा जो मॉडल है अरेंजमेंट है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। अलग अलग पावर्स, अलग अलग गवर्नमेंट, क्या क्या है, कॉम्प्लिकेटेड तो लग रहा है, बट इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम में जो लग रहा है रह रहा है उनके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। फिर भी देखिए दोस्तों, दिस अरेंजमेंट्स हाउ वर्क वेल सो फार। इतना कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद भी अभी तक बेल्जियम में ये सारे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी तरीके से काम किया।
दे हेल्प टू अवॉइड सिविल स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज। देखिए, देखा जाएगा तो बेल्जियम में भी एक सिविल वार होने का पूरा चांसेस था, पर हुआ नहीं। इस तरह के अरेंजमेंट से किसी भी तरह का प्रॉब्लम बेल्जियम में नहीं हुआ। एंड व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, ब्रसेल्स वाज चोजन एज इट्स हेडक्वार्टर्स। देखिए, यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको पता है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में मैक्सिमम कंट्रीज जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। जब यूरोपियन यूनियन बना, उन्होंने ब्रसेल्स को अपना हेडक्वार्टर्स भी चुना। तो ये दोनों एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया? देखिए, वैसे देखा जाएगा तो बेल्जियम एंड श्रीलंका दोनों डेमोक्रेसीज थे, पर पावर शेयरिंग के मामले में दोनों ने अलग अलग तरीके से हैंडल किया। बेल्जियम में लीडर्स ने यह रियलाइज किया कि यूनिटी ऑफ द कंट्री तभी पॉसिबल है अगर हम सारे कम्युनिटीज के फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट करेंगे। इसलिए उन्होंने म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स बनाया पावर शेयरिंग के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से काम करके भी दिखाया। श्रीलंका में एक कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल हुआ। श्रीलंका की जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो अपना डोमिनेंस दिखाना शुरू किया, पावर शेयरिंग बिल्कुल नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, कंट्री की जो यूनिटी है वो पूरा बिगड़ गया। नाउ व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? पावर शेयरिंग क्यों चाहिए? ये दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा पावर शेयरिंग क्यों चाहिए। सबसे पहला रीजन यह है दोस्तों, सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा ना, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा ऑब्वियसली वो वायलेंस में बदल जाएगा, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगा। इसलिए पावर शेयरिंग हमेशा अच्छा है पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। दूसरा, मेजोरिटी कम्युनिटी की विल इंपोज करना मतलब एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हमें लग सकता है शॉर्ट रन में। मेरा कहने का मतलब है, देखिए, मेजोरिटी को अगर डिसीजंस लेने देंगे, जो भी पॉलिसीज है वो इंप्लीमेंट करने देंगे, तो शॉर्ट रन में एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हमें लग सकता है, क्योंकि काफी सारी चीजें इंप्लीमेंट होगा, कहीं से कोई ऑपोजिशन नहीं आएगा। पर लॉन्ग रन में ये यूनिटी ऑफ द नेशन को अफेक्ट करेगा, जैसा श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में क्या हुआ, पहले मेजोरिटी का जो डिसीजन था वो इंप्लीमेंट हो रहा था, तो कम से कम चीजें इंप्लीमेंट तो हो रहा था ना, पर माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो सफर कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, फाइनली एक सिविल वार छिड़ गया, जिसकी वजह से अनेक लोगों की जान चली गई, पूरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गया। तो टिरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स रूइन टू द मेजोरिटी एज वेल। इसका मतलब क्या है, देखिए, मेजोरिटी को अगर आप डिसीजंस लेने दोगे तो माइनॉरिटी के लिए तो ऑप्रेसिव होगा ही होगा, एंड इट ऑफन ब्रिंग्स रूइन टू द मेजोरिटी एज वेल। देखिए, श्रीलंका का एग्जांपल से मैं ये बताऊंगा आपको, क्योंकि उधर मेजोरिटी सबसे पहले सब कुछ कर रहा था, पर लॉन्ग रन में क्या हुआ, ये जो मेजोरिटी है उसी की वजह से उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा। देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है, टिरनी ऑफ द मेजोरिटी, टिरनी मतलब क्या है, अत्याचार। मेजोरिटी का जो अत्याचार है उसकी वजह से माइनॉरिटी को तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, पर साथ साथ में मेजोरिटी को भी प्रॉब्लम होगा, जैसे कि श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में माइनॉरिटी को तो ऑप्रेस किया ही किया, पर बाद में मेजोरिटी के लिए भी प्रॉब्लम हुआ ना। जब सिविल वार छेड़ा तब माइनॉरिटी के लोग भी मारे गए, मेजोरिटी के लोग भी मारे गए, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आया। सो ये मैं बोलना चाह रहा हूं। अब देखिए, देयर इज ए सेकंड डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज। देखिए, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसीज के लिए बहुत ही अच्छा है। उसका और एक रीजन है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। एक ट्रू डेमोक्रेटिक रूल मतलब क्या होता है, जितने लोग एक डेमोक्रेटिक रूल से अफेक्ट हो रहे हैं, या फिर जितने लोगों को डेमोक्रेटिक रूल के इफेक्ट्स के साथ जीना पड़ रहा है, उनके साथ पावर शेयर करना, यह होता है एक ट्रू डेमोक्रेटिक रूल। एंड पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। देखिए, पीपल के पास, लोगों के पास ये राइट है कि उन्हें कैसे गवर्न करना चाहिए, ये डिसाइड करने का एक अधिकार। इसके लिए पावर शेयरिंग जरूरी है, मतलब उनसे कम से कम पूछ लो आप किस तरीके का गवर्नेंस चाहते हो, है कि नहीं। एंड ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम। देखिए, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट मतलब सारे सिटीजंस को सिस्टम में पार्ट लेने का एक अधिकार होनी चाहिए, चाहे वो मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी हो, सबके पास ये अधिकार होनी चाहिए। उन्हें कैसे गवर्न करना है, ये कम से कम उनके साथ कंसल्ट करना, उनको पूछना, ये तब पॉसिबल है जब पावर शेयरिंग हो। तो फाइनली लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मॉरल। ये सारे रीजंस जो मैंने बोला पावर शेयरिंग के फेवर में, इसे आप प्रूडेंशियल मान सकते हो। प्रूडेंशियल मतलब लॉजिकल, एंड दूसरा मॉरल। While the prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, इन रीजन से हमें यह पता चला पावर शेयरिंग से अच्छे आउटकम्स आएगा गवर्नेंस में, पर इन रीजन से हमें यह समझ में आया द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल ऑल्सो। मतलब सिटीजन्स को यह लगेगा हमें भी केयर किया जा रहा है, हमारी बात भी सुन रहा है, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम।
तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। अभी के लिए वीडियो में इधर फिनिश कर रहा हूं। अगले वीडियो में हम एक छोटा सा स्टोरी से शुरू करेंगे, इसके बाद फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग डिस्कस करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।